नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करते हैं 2023 के महासंग्राम की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार थमने से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने पर और कई सारे सवाल यहां पर बीजेपी उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के जारी किए गए इस घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र में काफी समानता नजर आ रही है। घोषणा पत्र पर नजर डालें तो धान के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाती दिख रही है। पार्टी ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया था। ग्रामीणों को आवास, 200 यूनिट तक बिजली, मुफ्त शिक्षा, इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए लोग पर 50% सब्सिडी जैसे वादे कांग्रेस ने किए हैं। तकरीबन यही घोषणाएं बीजेपी ने भी की है। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3200 रुपया प्रति क्विंटल है। तो दावों में आखिर कितना दम है, ये वर्सेस आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस ने आखिर क्या घोषणा पत्र में दिया है और साथ ही साथ बीजेपी ने क्या दिया है। तो कांग्रेस कह रही है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी और बीजेपी कह रही है कि 21 एकड़ प्रति क्विंटल धान यहां पर खरीदा जाएगा। तो तुलना कांग्रेस और बीजेपी का घोषणा पत्र में कितनी समानता है, कितना अंतर है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 50% सब्सिडी का कर्ज लोन देने का वादा भी किया है युवाओं को। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। किसानों के बच्चों को 2 लाख तक स्कॉलरशिप देगी बीजेपी। तो काफी कुछ समानता है। 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी कांग्रेस, वहीं 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी बीजेपी। इसमें 100 का अंतर। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी कांग्रेस, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी बीजेपी। धान खरीदी में बढ़त बनाती हुई बीजेपी यहां पर नजर आती है। तो संकल्प पत्र वर्सेस भरोसे का पत्र। संकल्प पत्र बीजेपी का, भरोसे का पत्र है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होते ही बीजेपी हमलावर हो गई कांग्रेस पर। पार्टी की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ तमाम बड़े नेताओं ने हमले कर दिए कांग्रेस पर। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बताता है कि उसने चुनाव से पहले हार मान ली है। ये बताता है कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। 2018 में जो वायदे किए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और फिर से वायदे किए हैं। पर ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है भूपेश अकबर और ढेबर का घोषणा पत्र है। ये झूठ का पुलिंदा है जिसमें छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए कुछ नहीं है, माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। और हमें पता था कि जब
मोहम्मद अकबर घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, तो हमारे रामलला, हमारे भांचा के लिए भी कुछ नहीं होने वाला है। हम रामलला का दर्शन हम कराने वाले हैं। माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं रखा है, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए कुछ नहीं रखा है। पर 2018 के वायदे इन्होंने आज तक नहीं निभाए हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता इनके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करने वाली है। अरुण साफ के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। साथ ही पुराने वादों को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। तो घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं। चुनाव बेहद नजदीक है और घोषणा पत्र पर सियासत लगातार जारी। कांग्रेस ने 2 दिन पहले 20 क्विंटल 2800 रुपये कहा था, घोषणा पत्र देख के उसको बदल दिया। तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र जो जन घोषणा पत्र जारी किया था और अभी का जो जन घोषणा पत्र है, दोनों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। आप किसी भी बिंदु को पढ़ लें। मान लो उन्होंने पीजी तक फ्री इलाज की बात कही, पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही। ये बताइए, पिछले बार 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ? ये बताइए आप, वो 17 लाख मकान देंगे बोले थे, तो 5 साल में, पिछले 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास उन्होंने वापस लौटाए? वो बोल रहे हैं 10 लाख के मुफ्त में इलाज देंगे, तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करेंगे, उसका क्या हुआ? फिर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे बोले थे, देंगे बोल रहे हैं, तो पिछली बार 4 सिलेंडर फ्री देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ ये बता दें। वहीं घोषणा पत्र के वादों के मामले में कांग्रेस को बढ़त बनाता देख बीजेपी ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने दावा किया है कि बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो पंचायत सचिवों को नियमित किया जाएगा। तो वहीं सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाएगा, जिसका घोषणा पत्र में जिक्र होने का हवाला दिया। विजय बघेल ने कहा कि कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पंचायत सचिव जो हैं वैसे भी नियमित हैं, वर्षों से नियमित है। पंचायत सचिव जो गांव में ग्राम पंचायत के, उसको शासकीकरण की बात है, शासकीकरण करेंगे। इसको थोड़ा कोर्ट करिएगा आप लोग, शासकीकरण करेंगे पंचायत सचिव को। नियमितीकरण तो नियमित तो ऑलरेडी है वो। और जो पीपीएफ उसमें लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 28 में मिलेगा आपको। ये जो पेज नंबर 28 में 6वां नंबर। दूसरा है ये जो प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जिसमें डीए के लिए कितने दिन हड़ताल में रहे, न्यायालय से मंत्रालय तक बंद हो गया था। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार के कार्यकाल में 5 दिन मंत्रालय बंद रहा। कभी किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ आजादी के बाद। ये पहली सरकार है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी भी लज्जा नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो हम उनके डीए को, जैसे ही केंद्र सरकार डीए देगी, हम तुरंत उनके डीए देंगे। जो परिपाटी पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के समय चल रही थी, वही परिपाटी चलेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी पंचायत सचिवों के नियमितीकरण, कर्मचारियों के डीए बढ़ाने और किसानों के बकाया बोनस देने का दांव चल दिया, जिसकी काट के लिए कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की तरफ से ईडी और आईटी चुनाव लड़ रही है। हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार को महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। वो ईडी और आईटी से लड़ रही है। हम लोग जानते थे कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करो, कांग्रेस सरकार को बदनाम करो, उसी एजेंडे पे काम कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि महादेव ऐप पे हमारी सरकार ने बहुत कार्रवाई की, लेकिन केंद्र सरकार
इसको बचाने का काम कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार को इस पे लगाम लगाकर इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री लगातार निवेदन कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों प्रतिबंध नहीं लगा रही? तो दीपक बैज ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की तरफ से ईडी और आईटी चुनाव लड़ती है। चुनाव जब नजदीक आते हैं तो प्रदेश में ईडी और आईटी एक्टिव हो जाती है। सीएम भूपेश बघेल को बदनाम करने की कोशिश है। केंद्र सरकार की महादेव ऐप के जरिए जो आरोप लगे थे कि 508 करोड़ रुपए लिए हैं। तो चलिए इसी के बाद एक चर्चा करने के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, चुनावी घोषणा पत्र जारी हो चुका है, लगातार हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर महादेव ऐप सट्टे की जो बात निकलकर सामने आई कि 508 करोड़ रुपए सीएम भूपेश बघेल ने लिए हैं, कथित तौर पर यह बात कही जा रही है, उस पर दीपक बैज सामने आए हैं, कह रहे हैं कि सीएम को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा था कि जिस असीम दास को ने आरोप लगाया, जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसकी फोटो जो है वो प्रेम प्रकाश पांडे के नीति सचिव जो पीयूष हैं उनके साथ में नजर आई है। इसके साथ ही दीपक बैज जो रमेश बैस हैं उनके साथ तस्वीर नजर आई है। डॉक्टर अमन सिंह के साथ में उनकी फोटो है। ये उन्होंने कहा है और आरोप लगाया था। तो इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता को ही ईडी ने पकड़ा है और ये झूठ है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी भी तरह से दबाव डालकर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर ना कोई सबूत ईडी पेश कर रही है। इस तरीके से तो जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, इस तरह से हम किसी को पकड़ ले और प्रधानमंत्री पे आरोप लगवा दे तो क्या ईडी प्रधानमंत्री से पूछताछ करेगी? तो जाहिर तौर पर ईडी के नाम पर सियासत लगातार जारी है और जो असीम दास पकड़ा गया है, जिसने ये आरोप लगाया, जिसने अपने बयान में आरोप लगाया है और जिसके जरिए ईडी ने जो है वो आरोप लगाया है, तो दोनों पे ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जब सीधे तौर पर लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो ऐसे में वो किसी को भी पकड़कर, देखिए ममता, यहाँ पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा नाम जो लिया गया सीएम भूपेश बघेल का, यहां पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए, कहीं ना कहीं ये हम माने कि छवि पूरी तरह से धूमिल करने की भी कोशिश यहां पर है और ये बड़ा मौका भी बीजेपी के लिए भुनाने के लिए। देखिए कांग्रेस यही कह रही है कि चुनाव के समय में मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने फोटो तस्वीरें जारी की थी जिसमें असीम दास जो है बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स के साथ नजर आ रहे हैं, रमेश बैस के साथ में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि डॉक्टर अमन सिंह, अभिषेक सिंह जो है उनका पासपोर्ट सार्वजनिक करे कि क्यों वो बार बार दुबई जाते हैं और आरोप लगाया गया कि महादेव ऐप सट्टा में बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। और कांग्रेस का कहना है कि ये साफ हो गया, जिस तरह से ईडी कह रही थी कि एक ड्राइवर को पकड़ा गया, लेकिन वो ड्राइवर जो है बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये उनका आरोप है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की छवि को किस तरह से खराब किया जा सके। अब इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के अपने पक्ष हैं, लेकिन ईडी को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि ये तो नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस में होता है, बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं डॉक्टर, लेकिन बहुत बड़े आरोप यहां पर लग रहे हैं सीएम भूपेश बघेल पर। बहुत शुक्रिया आपका ममता, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया है और जिसके बाद कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार अब कर सकेंगे। पहले चरण की 20 सीटों पर 2 अलग-अलग समय पर मतदान होगा। 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 198 पुरुष, 25 महिलाएं हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता, 69 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो धुआंधार प्रचार अब हो चुका है, प्रचार थम चुका है, बारी है जनता की। तो कौन जीतेगा दुर्ग, ये आप देख सकते हैं। सीट मोहला मानपुर, संजीव साहा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी और इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
डोंगरगढ़ की बात करें तो विनोद खांडेकर हैं बीजेपी की तरफ से, और राजनांदगांव हॉट सीट डॉक्टर रमन सिंह हैं, गिरीश देवांगन हैं कांग्रेस की तरफ से। सबकी निगाहें होंगी इस सीट पर। तो धुआंधार प्रचार नेताओं ने कर दिया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार का शोर थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे नेता और उनके समर्थक प्रत्याशी, लेकिन अब बारी है जनता की। जिले में चुनावी शोरगुल वाला प्रचार प्रसार थम गया है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि यह हाई प्रोफाइल सीट है जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनावी मैदान पर हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने मैदान पर उतारा है। वहीं आपको बता दूं कि जिले के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, शोरगुल बंद हो चुका। अब जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जो वोटर हैं उनके घरों में पहुंच रहे हैं अपने पक्ष में मतदान देने के लिए। बात करें तो जिले के 3 विधानसभा है, जगदलपुर विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा और बस्तर विधानसभा। इन तीनों विधानसभा में कुल 26 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और तीनों विधानसभा की बात करें तो 781 मतदान केंद्र हैं। लगभग 6,24,000 के आसपास जो मतदाता हैं वो 7 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 3 जो विधानसभा है इसमें सबसे विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है जगदलपुर विधानसभा, चूंकि ये सामान्य अनारक्षित सीट है। साथ ही चित्रकूट जो विधानसभा है उसमें खुद दीपक बैज मैदान में उतरे हैं। जो समय की बात करें तो मतदान का समय जगदलपुर विधानसभा, बस्तर विधानसभा, ये दोनों विधानसभा का जो समय है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। तो वहीं चित्रकूट विधानसभा जिसे प्रशासन ने संवेदनशील विधानसभा माना है, इसका जो समय है मतदान का समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक किया जाएगा। तो कुल मिला कह सकते हैं तीनों विधानसभा के जो मतदाता हैं अब 7 नवंबर को पहुंचेंगे मतदान केंद्र में और अपने जो प्रत्याशी है, अपने जो नेता है उसको चुनेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व जारी है। पहले चरण के चुनाव प्रचार आज शाम को थम चुके हैं। अब प्रत्याशी बिना शोर किए मतदाताओं के घर के दरवाजों पर दस्तक देगा और वोट की अपील करेगा। वहीं जिला निर्वाचन द्वारा मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 7 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि किसने परचम लहराया है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। कवर्धा जिले के 2 विधानसभा सीटों में पहले चरण में मतदान होना है। इसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल ईवीएम का वितरण किया जाएगा और आज शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम गया है। शहर में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो मतदान केंद्र है वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। खासकर वनांचल क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और वहाँ का खासा व्यवस्था किया गया है। 42 कंपनियाँ बाहर से बुलाई गई हैं, वो सुरक्षा में तैनात रहेंगे। खासकर वनांचल क्षेत्र और राजनीतिक संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जवानों की तैनाती की जाएगी। तो जिले में कुल 804 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। 7 नवंबर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिसके बाद जो है ईवीएम स्ट्रांग रूम में इसको रखा जाएगा, जो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन इसे खोला जाएगा। तो तब तक जो है प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। फिलहाल जो प्रशासन है वो इसकी पूरी तैयारियाँ कर चुका है। जैसे मतदान केंद्रों में सुबह से मतदान दल जो है वो रवाना होने शुरू हो जाएंगे और शाम तक वो जहाँ जहाँ निर्धारित चुनाव क्षेत्र हैं, मतदान केंद्र है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन अपनी ओर से चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुका है। मैं मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और दुर्ग की बात करेंगे, जहां पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भावुक होते हुए नजर आए हैं। दरअसल वायरल अश्लील वीडियो पर वो जवाब दे रहे थे और जवाब देते देते रोने लगे विधायक देवेंद्र यादव। बीजेपी पर गंदगी परोसने का आरोप लगाया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान वो भावुक हो गए। मामले की पुलिस से शिकायत की गई थी, देवेंद्र ये कह रहे हैं। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता। कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो कर लो, लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं
बर्दाश्त करेगा और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार, जितना बनाना था। ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है? ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो। भगवान नहीं माफ करेगा। और मैं डरता नहीं हूं। करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो। और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई। वहीं रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने वीडियो जारी किया है। शुभम सोनी का वीडियो जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। दरअसल महादेव सट्टा के आरोपी का वीडियो जारी किया है। वीडियो से साफ होता है कि सोनी तो बीजेपी ये कह रही है कि सिद्धार्थनाथ सिंह पॉलिटिकल माध्यम का इस्तेमाल कर रहा था क्या? तो सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रेस वार्ता हुई है, ये खबर आपको बता रहे हैं। प्रेस वार्ता सिद्धार्थनाथ सिंह की हुई है और कई सारी बातें कही गई हैं। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में। वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला। उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं।
और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि आपको ये 30 दिन भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार में कहीं कुछ भी बची हो, नैतिकता थोड़ी सी भी बची हो, तो आपको रिजिग्नेशन आज दे देना चाहिए और फिर मैदान में जाके देखिए जनता क्या है आपसे। और जनता भी आपसे और कांग्रेस के हर नेता से पूछने वाली है कि जवाब दो, ये आपने सट्टा क्या चला रखा था, ये लूट क्या मचा रखी थी, ये हमारे जो खनन है उसके साथ आप इतना बड़ा अपराध क्या कर रहे थे, ये हमारे वन है उनके साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त करते हुए भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर के घोटाले से लेकर ऐप तकनीकी के जरिए घोटाले हुए भूपेश बघेल और राहुल गांधी को अब साफ साफ जवाब देना होगा। एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन भूपेश बघेल और राहुल अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है और वो भी ड्यूटी फ्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ यह खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से क्या लेना देना है, यह उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए। त्रिवेदी ने आरोप लगाए कांग्रेस पर और सीएम भूपेश बघेल पर। खाड़ी के देशों में कैसे गया पैसा, इसका जवाब दे कांग्रेस। नैतिक जिम्मेदारी निभाए राहुल और बघेल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।